हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी। कैसे हो? ठीक हो? ये मेरे पीछे क्या चीज छुप रही है? ये आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग नजर आ रही है, और ये मेरे पीछे क्या वर्ड है जो आप लोगों को मैं छुपाता हुआ नजर आ रहा हूं? ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये फख्र से बताने वाली बात है। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग मुकद्दस रिश्तों को कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती जो आते जाते चलते फिरते मॉलिक्यूल्स आपस में डेवलप कर लेते हैं। ये तो होता है जन्म जन्म का साथ, 7 जन्मों का साथ। तो जब ये टूटे तो किसी को विधवा बोला जाता है, और ये वो साथ है जो आप लोगों में से हर एक शख्स को इस जिंदगी में बनाना है, और इस रिश्ते को वाकई मुकद्दस रिश्ते का नाम देना है। जी, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग की। तो आप लोगों के मजीद जज्बात को मैं नहीं छेड़छाड़ करता। विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ द टाइम मैं चलता हूं केमिकल बॉन्डिंग की तरफ, और सवाल जो पेपर में आना है उसकी तरफ चलते हैं। बेटा, आगाज में तो खुशी और मुस्कुराहटें नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बाद के अंजाम और जिम्मेदारियों से आप अभी वाकिफ नहीं है। खैर, इस डिस्कशन में हमने जाना ही नहीं है। हमने तो देखना है एमडीकैट 2026 में केमिकल बॉन्डिंग से सवाल क्या आना है। जनाब जी, रीजन ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड सवाल आता है। सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि भाई, ये जो बॉन्ड बनते हैं, इन बॉन्ड्स बनने की वजह क्या है? तो प्यारे बच्चों, जरा गौर फरमा लीजिएगा। द मेन रीजन ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन सवाल पूछा जा रहा है। फिर वही बात, आपको स्टार्ट में एक वर्ड मेन दिख रहा है, मियां नहीं है। आप लोग इसको कहीं मियां पढ़ लेना, ठीक है? तो ये बेटा मेन वर्ड है, रीजन ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको यहां पे सवाल देता है टू गेट। अभी समझ आ जाएगी कि बेसिकली केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं और ये बनते क्यों हैं। पहली ऑप्शन देखें, आप लोगों के सामने कहता है कि भाई नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, या स्टेबिलिटी लेनी है, या ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या डुप्लेट कंप्लीट करना है, या ऑल ऑफ दिस। तो बड़ा फिर वही बात, अगर तुम ऑल ऑफ दिस की तरफ जाना चाह रहे हो तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि सवाल में मैंने पूछा है मेन रीजन बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन की क्या होती है। तो जब आपसे मेन रीजन कहेगा तो बेटा बाज दफा जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ऑक्टेट या डुप्लेट मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट हों। टेक्स्ट बुक की एक लाइन बोलूं, टेक्स्ट बुक कहती है द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एन ऑक्टेट और डुप्लेट। कि स्टेबिलिटी का ऑक्टेट पूरा होने या डुप्लेट पूरा होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेटा असल चीज याद रख ले, आपने, मैंने, ये किसी ने भी अगर बॉन्ड बनाना है तो मकसद क्या है? स्टेबल हो। मकसद क्या है? कि प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्यूट क्यूट से घर में बच्चे हों, एक घर जन्नत का सा समा पेश कर रहा हो, मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं जब घर आऊं तो मुझे सुकून मिले, इत्मीनान मिले, प्यार मिले। जी बिल्कुल, ताकि आपकी लाइफ स्टेबल हो। तो स्टेबिलिटी इज द मेन रीजन। और नोबल गैसेस आपको पता है क्यों स्टेबल होती हैं। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर की जाती है। और जब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ना उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत होती है, ना लूज करने की जरूरत होती है, ना शेयर करने की जरूरत होती है। इसीलिए तो उनको नोबल बोला जाता है, शरीफ बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप बॉन्ड बना लेते हैं तो आप स्टेबल हो जाते हैं। मतलब क्या? शरीफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड बनना बेहद जरूरी है, लेकिन सही एटम के साथ बनना बहुत जरूरी है। किसी गलत एटम के साथ अगर बॉन्ड बन गया तो सारी जिंदगी बेटा चक्की पीसते हुए गुजर जानी है। खैर, हकीकत और केमिस्ट्री इज लाइवली सब्जेक्ट। केमिस्ट्री आपकी जिंदगी में, आपकी नसों में, आपके खून में, आपके जिगर में, आपके मैदे में, हर जगह पर मौजूद है। तो जनाब जी, सवाल का जवाब यहां पर ऑल ऑफ दिस की बजाय मेन रीजन की वजह से मैं स्टेबिलिटी सिलेक्ट करूंगा। आगे बढ़ते हैं।
एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल का तो यार पता ही होगा तुम लोगों को। ऑक्टेट नाम से जाहिर है 8, 8, तो बहुत से एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में रखने की कोशिश करते हैं। नोबल गैसेस लाइक नियॉन और आर्गन के जैसा, पता है ना, इनकी नोबल गैसेस कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, तो इनका मकसद क्या होना है, स्टेबिलिटी। और इसी तरह ये इस पर्पस के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लूज करेंगे या शेयर करेंगे, यानी कि आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या हमारे पास ये मेजर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन को गेन लूज और शेयर करके अपनी नियरेस्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस है उसको अटेन करने की कोशिश करेंगे। लाइक देखें, मैं आप लोगों से कहता हूं यार फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसके 1s2 2s2 उसके बाद 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसका आउटर शेल है, सेकंड शेल, तो 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है। अब इसको करने हैं अपनी नियरेस्ट नोबल गैस, कौन सी इसकी बनती है, नियॉन। नियॉन का आउटर मोस्ट शेल में आपको पता 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल की बात करो टोटल 10 होते हैं। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन भी आपके सामने लिख देता हूं, ये देखें, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, 1s2 2s2 2p6। अब ये करीब पड़ी हुई करीब 3 जो नोबल गैस है वो नियॉन है, जिसके p में 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ p कंप्लीटली फिल्ड है, सो दैट्स व्हाई ये p में 5 इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, फ्लोराइड आयन बना लेती है और अपना ऑक्टेट बिल्कुल नियॉन के जैसा पूरा करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में फ्लोराइड आयन के फॉर्म में मौजूद होती है। अदरवाइज फ्लोरीन एटम वाज नॉट स्टेबल ड्यू टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल। इसी तरह डुप्लेट रूल होता है, अब वो मैनी एलिमेंट्स था, ये देखें ऑक्टेट रूल था मैनी एलिमेंट्स, जबकि डुप्लेट रूल है फ्यू एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम और बेरिलियम। तो ये बेटा 4 एलिमेंट्स हैं जो कि डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, और लिथियम, हाइड्रोजन और बेरिलियम की कोशिश होती है कि हम हीलियम के जैसे हो जाएं, ही के जैसे हो जाएं। तो इस पर्पस में वो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करते हैं, 2। तो आप में से हर एक बच्चा जानता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के होते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 इलेक्ट्रॉन होती है। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ये या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लूज करेंगे या शेयर करेंगे। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्राइड आयन बनता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेती है, और ये जब अपनी दूसरी हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी तो भी ये आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगी। ये था डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन जो कि आप लोगों को मैंने दिया। आगे चलते हैं, डेविएशन फ्रॉम द ऑक्टेट। यहां से मैं कहता होता हूं, एमसीक्यू आता है कि बेटा कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो ऑक्टेट डुप्लेट फॉलो किए बगैर स्टेबल होती हैं। तो वो लाइन थी जो मैं बोल रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एन ऑक्टेट, सो देयर आर many species which don't follow octet rule but they are still stable। इसकी वजह क्या है, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, और इसकी सबसे बड़ी मेन रीजन ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स तक जब बात होती है तो ये तभी मुमकिन है जब तक s और p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपको पता है s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा जाएगा। लेकिन जैसे d ऑर्बिटल आ जाता है तो फिर बेटा d ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने पर स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं 10 या 12 इलेक्ट्रॉन्स पर भी हो सकती है, जैसा कि आप लोग PCl5 और SF6 जैसे मॉलिक्यूल्स को देखते हो। मैं इनकी बाकायदा तौर पर डिटेल्ड स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आइए जरा यहां से इंपॉर्टेंट एक दो एमसीक्यू हो जाए। स्पीशीज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, यानी कि आपसे कोई पूछे कि हमारे पास स्टेबल स्पीशीज कितने टाइप की होंगी, ये एमसीक्यू आ सकता है। स्टेबल स्पीशीज 2 तरह की होंगी, एक वो होंगी जो ऑक्टेट फॉलो करेंगी और दूसरी वो होगी जो ऑक्टेट फॉलो नहीं करेंगी, यानी कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे और जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू 8 होंगे।
जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे या नॉट इक्वल टू 8 होंगे। अब जो 8 इलेक्ट्रॉन्स रख के बैठे होंगे वो होंगे स्टेबल स्पीशीज विद ऑक्टेट रूल, विद ऑक्टेट स्टेबल स्पीशीज, और ये होंगी स्टेबल स्पीशीज विदाउट ऑक्टेट रूल, विदाउट ऑक्टेट। तो ऑक्टेट के बगैर भी स्टेबल हो सकती है और ऑक्टेट के साथ भी स्टेबल हो सकती है। आप देखें स्पीशीज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल में दो तरह की होती है, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो यानी कि ग्रेटर देन 8 हो, तो बेटा इनको कहते हैं हाइपर ऑक्टेट। हाइपर ऑक्टेट का मतलब है 8 से ऊपर ग्रेटर देन 8, जिस तरह एग्जांपल PCl5 और SF6 कि जब ये अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करती हैं, शेयरिंग करती हैं, तो ये ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स पे चले जाते हैं, डी ऑर्बिटल इनकी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, और ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब लेस देन 8 होंगे, जिस तरह के BF3 आपको पता है ना बोरॉन थर्ड ग्रुप का मेंबर है, तो ये चेकआउट करें कि जब ये BF3 की फॉर्म में शेयरिंग कर लेता है ना फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाता है, मगर बोरॉन का अगर आप लोग चेक फरमाएं, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूं और आप लोगों को दिखाऊं कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर मेरे बच्चे काउंट करें तो 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8 यानी कि हाइपो ऑक्टेट। तो ये हाइपो ऑक्टेट भी स्टेबल स्पीशीज हो सकती है और हाइपर ऑक्टेट भी स्टेबल स्पीशीज हो सकती है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर स्पीशीज कैन बी स्टेबल विदाउट द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, बट साफ जाहिर है ये उतनी स्टेबल नहीं होती जितनी ऑक्टेट या डुप्लेट को फॉलो करने वाली स्टेबल होती है। एग्जांपल्स आए कर लोगे अच्छे तरीके से, और एग्जांपल में AlCl3 आ जाती है, तो ये सारी की सारी वो स्पीशीज है जो अनस्टेबल है, सॉरी स्टेबल है लेकिन ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रही। आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम, जैसा कि आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि जब एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए करीब आते हैं तो उनके दरमियान जब डिस्टेंस घटता है तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन आपको दिखाना चाहता हूं, और मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए डिक्लेयर कर रहा हूं कि यहां से मल्टीपल टाइम पेपर में सवाल आता है और आपका वो सवाल किसी सूरत में मैं चाहूंगा गलत ना हो। तो बेटा सबसे पहले नंबर पर ये देखिएगा, ये है इस वक्त पॉइंट नंबर 1 पर 2 हाइड्रोजन एटम आपको दिखाए जा रहे हैं और आप क्लियरली इनको देख सकते होगे कि यहां पर एटम्स आर वाइडली सेपरेटेड और किसी भी किस्म का अभी इनके दरमियान इंटरैक्शन अप्रोच नहीं हुआ, यानी कि शरीफ बन के ये एटम्स दोनों मौजूद है। अब देखिएगा ये आप लोगों को दिख रही है इस वक्त वाई एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, और याद रखिएगा इस पोटेंशियल एनर्जी से ही आप लोग बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जो कि पेपर में पूछा जाने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां एक्स एक्सिस पर देखिए आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेक करोगे, यानी कि जो बॉन्ड की लेंथ है वो इस ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस बताएगा, और इस ग्राफ में जो वाई एक्सिस है वो आपको बॉन्ड की एनर्जी बताएगा। यानी कि 2 इंफॉर्मेशंस आपको मिलेगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशंस मिलेगी कब, जब बॉन्ड बन चुका होगा। तो ये बच्चों इस वक्त जो पॉइंट है जो मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, इस पॉइंट को हम कहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, और याद रख लीजिएगा बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट से ही आपको एक्स एक्सिस पर जाकर बॉन्ड लेंथ ऑफ द हाइड्रोजन पता चलेगी और वाई एक्सिस पर जाकर बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन पता चलेगी, जो हमारी बुक में जो वैल्यूज है 436 किलो जॉल पर मोल है, लेकिन यहाँ ग्राफ में आपको 432 नजर आ रही है। ये 2 4 5 का डिफरेंस मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ है, खैर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिएगा। दोनों हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच कर रहे हैं, जैसे ही याद रख लीजिएगा, एक बार ज़हन में रख ले, अट्रैक्शन डेवलप जैसे ही होनी है तो जनाब एनर्जी लो होती चली जानी है। ये कहां चला गया मैं,
बेटा मैं बॉन्ड बनाने के लिए लो एनर्जी पे चला गया हूं, मैंने खुद को गिरा दिया है। तो क्या समझे कि जब बॉन्ड बनाना है तो खुद को सर तस्लीम करके गिराना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कंप्रोमाइज किए बगैर बॉन्ड लंबे अरसे तक नहीं चल सकते। अब हम तो तजर्बाकार लोग हैं, इसीलिए तुम्हें भी मशवरा दे रहे हैं। खैर जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के जैसे से करीब आएंगे तो यू कैन क्लियरली से हियर यार एनर्जी ने डिक्रीज होते चले जाना है। अब पॉइंट नंबर 2 पर आपको एक सडन डिप्रेशन देखने को मिलेगा एनर्जी के अंदर। तो यहां पर अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और इस पॉइंट पर जाकर इनके ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप कर लिया है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए हैं और ये पॉइंट कहलाया बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। इस वक्त पॉइंट नंबर 3 कहता है कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पता चल रही है, यहां पर बॉन्ड लेंथ पता चल रही है और ये इस वक्त मोस्ट स्टेबल स्टेट है। याद रख लीजिएगा लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो है वो स्टेबल स्टेट कंसीडर की जाती है। तो इस वक्त हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अपनी मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में आ चुका है। लोएस्ट एनर्जी जैसा कि तुम लोग जानते हो ना, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। यानी कि मैक्सिमम अगर एनर्जी होगी तो मिनिमम जो है वो स्टेबिलिटी होगी। तो इन दोनों के दरमियान इस इनवर्स रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा। अब बेटा ये देखें, ये था बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। पेपर में सवाल आए यहां से इस पॉइंट पर आकर अगर इसको मैं पॉइंट ए कह दूं तो क्या पता चलेगा, और यहां पर इस पॉइंट पर जाकर अगर इसको मैं पॉइंट बी कह लूं तो क्या कहेंगे। तो ये बॉन्ड लेंथ पॉइंट है जैसे कि मैंने बोला, और ये बॉन्ड एनर्जी पॉइंट है जैसे कि मैंने पहले बोला। एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से आपको 2 तरह की इंफॉर्मेशन मिलनी है। और इस पॉइंट को अगर पॉइंट सी कह दिया जाए तो ये भी आपने याद रख लेना है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट है। अब एक बात अच्छे तरीके से माइंड में रख लें कि जब ये वहां से लेकर यहां तक आया सिस्टम, तो सिस्टम आया हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। तो तय कर लेना जब भी अट्रैक्शन डेवलप होनी है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, तो बेटा ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। और जहां पर एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो याद रख लें, एनर्जी ने, बॉन्ड एनर्जी ने अपने साथ जब नेगेटिव साइन रखना है तो तुमने समझ जाना है कि उस वक्त बॉन्ड बन रहा है। और अब आपको पता है जब ये एक हद तक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस भी कहलाता है कि यहाँ पे रिपल्जन और अट्रैक्शन एक दूसरे को बैलेंस किया होता है। अब इससे ज्यादा करीब आने पर रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। बेटा हर रिश्ते में एक लिमिट और बाउंड्री होती है, जब आप उस लिमिट और बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हर एक शख्स का अपना अपना एक ऑरा है, उसको उसके ऑरे के अंदर रहने दें, उसको डिस्टर्ब ना करें। समझ जाइए बात की। जिन्नी मर्जी मोहब्बत प्यार ते उल्फत है जी, हर बंदे नू ਉਹਦੇ दायरे ਦੇ ਵਿੱਚ जाके तंग करोगे तो फिर बेटा तंग होएगा और फिर ਤੁਹਾਨੂੰ भी तंग करेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर बॉन्ड एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन है। अब जैसे ही वो एक लिमिट से ज्यादा करीब जाएंगे वो क्या कहते हैं कि इतने कड़वे नहीं हो कि कोई थूक दे और इतने मीठे ना हो कि कोई खा जाए। काम की बातें केमिस्ट्री के साथ साथ सिखा रहा हूं, सारी जिंदगी काम आएगी। खैर अब देखें इनके दरमियान जब रिपल्शन स्टार्ट हुई तो बेटा ये दोबारा अगर एनर्जी गेन करते हैं बच्चा पार्टी, तो चेक करो ये एनर्जी गेन करके दोबारा से एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे और यहां से यहां तक अब आपको एनर्जी वही वाली जो है दिखेगी लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ दिखेगी। तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी अगर पॉजिटिव साइन के साथ है समझ जाएं तो ये इस वक्त बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। और बॉन्ड ब्रेकेज के बारे में हम बच्चों को कहता हूं कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है। तो इस बात को, इस चीज को, इस सिचुएशन को, इस
तमाम के तमाम सिनेरियो को माइंड में रखें। उम्मीद है ये ग्राफ आपको समझ आया होगा। और इस ग्राफ में जब मेन चीज आपको बता रहा था कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है एनर्जी रिलीज होनी है, जब बॉन्ड ब्रेकेज होना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है, और सेम एनर्जी है आपकी बुक के मुताबिक लिखूं तो यहां पर ये होगी बनते वक्त +436 किलो जॉल पर मोल, और यहां पर जब बॉन्ड टूटेगा तो ये होगी +436 किलो जॉल पर मोल। तो उतनी एनर्जी दे करके वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई थी वो दोबारा से खत्म हो जाएगी और एटम्स अपनी अपनी दोबारा से दुनिया में चले जाएंगे और मस्त जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। ओके जी, नोट कर लिए पॉइंट्स। पॉइंट ए, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट सी क्या है। बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी ने रिलीज होना है, अब्सॉर्ब होना है, टूटते वक्त रिलीज होना है, अब्सॉर्ब होना है। और यहां पर आप लोगों को इस पॉइंट पर अट्रैक्शन के साथ क्या देखने को मिलना है और इसी तरह रिपल्जन के साथ क्या देखने को मिलना है। तो याद रख लें इस पॉइंट पर अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है और रिपल्जन मिनिमम होती है, और डिस्टेंस के हवाले से को डिस्टेंस भी दो एटम्स के दरमियान अपने एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस तक आता है, जिस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को आप बाद में किसका नाम देते हैं, बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं। आगे चलते हैं। आगे मेरे पास आया फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि बॉन्ड एनर्जी होता क्या है। अभी जैसा कि मैंने आपको बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिटेल में बताया, तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि बॉन्ड बनाने और बॉन्ड तोड़ने दोनों की एनर्जी को ही हम बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बुक्स में जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो डेफिनेशन भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो उसी डेफिनेशन से अगर आप थोड़ा सा इसको समझना चाहें तो ये आप लोग थोड़ा सा डेफिनेशन को भी चेक कर लो मेरे बच्चे। मैंने कहा चले आपको दिखा दूं ये डेफिनेशन के बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। तो देखिएगा, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या है, इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, और एक जगह पे आप इसको BDE के नाम से भी जानोगे। BDE का क्या मतलब है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो BDE जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से जानी जाती है। क्या होती है, इज द एवरेज, ये देख लीजिएगा, ये एवरेज निकाली जाती है एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होगी ब्रेक करने के लिए। अब जरा गौर देखिएगा, गौर से देखिएगा काम की बात, ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। क्या मतलब, मतलब ये कि आपके पास स्पीशीज ऐसी भी होंगी जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा, और एक ऐसी स्पीशी होगी जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और एक ऐसी होगी जिसमें कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती है जिनमें तीनों टाइप के मेजर बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, लाइक आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, जिस तरह अमोनियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। लेकिन क्योंकि सिलेबस में उन्होंने बाकायदा तौर पर वाजे नहीं किया कि इनको आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाओ, तो आप लोगों को पता ही है, मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़े हुए। तो बेटा याद रख ले, सारे बॉन्ड्स भी तोड़ने की एनर्जी को नहीं बोला जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ऑल बॉन्ड्स तोड़ने के होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के, कि अगर आयोनिक है तो आयोनिक तोड़ने की एनर्जी, कोवेलेंट है तो कोवेलेंट को तोड़ने की एनर्जी। तो बेटा याद रख लीजिएगा, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस के लिए होगी। हाँ, अगर आप इसके साथ यूनिट यूज करते हो किलो जाउल पर मोल, जो कि इसका यूनिट है, तो फिर बेटा ये आपके पास एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, फिर ये आपके पास एक मोल होगा। तो समझ आई मोल और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। तो बेटा यूनिट की वजह से, किलो जॉल पर मोल यूनिट की वजह से, मैं यहां पर मॉलिक्यूल को खत्म करके इसकी जगह पे क्या कर रहा हूं, मोल। अब इस वक्त ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट में चली गई, और अब ये हमारे पास कहलाएगी स्टैंडर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एग्जांपल्स में देखो जरा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाया जा रहा है। सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 348, अब यहाँ पे प्लस साइन लिखना जरूरी नहीं है। जब ब्रेकेज की बात आती है तो ब्रेकेज में आपको पता है होना ही प्लस साइन है, और इस तरह ये +416 और ये +839। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जन्म लेता है कि सर ये सिंगल से डबल से ट्रिपल की तरफ जाते हुए ये एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है, वाई, इस एनर्जी के इंक्रीज होने के पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। तो उसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे क्या फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी को।
तो आइए जरा उन फैक्टर्स को आपके साथ शेयर करता हूं बेटे। सबसे पहले नंबर पर याद रख ले फैक्टर है एटम्स का साइज यानी कि बॉन्ड लेंथ। जितना एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा, बेटा ये 4 फैक्टर्स बताने लगा, गौर से सुन लेना, बाद में एमसीक्यूज आने हैं और आपको टेबल के अंदर मौजूद कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। जाओ क्या याद किया, तुम्हें ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बेसिकली एमडीकैट है ट्रिक, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि दुनिया के कोई भी 4 मॉलिक्यूल्स तुम्हारे सामने अगर आ जाएं और तुम ये पता चलाना चाहो कि किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है और किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो तुम लोग क्वाइट इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन पता चला लोगे। आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड? रेडी हो? और रेडी हो? ओके। सबसे पहले नंबर पर एटम का साइज। जितना एटम का साइज बड़ा होगा या बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, क्योंकि एटम का साइज और बॉन्ड लेंथ दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रख ले, एटॉमिक साइज directly proportional to the bond length and they are inversely proportional to the bond energy। तो याद रख ले बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ये भी बड़ी मजेदार बात है कि जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, अब कोई फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहा होगा वो बॉन्ड एनर्जी को कम कर रहा होगा। अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा बेटे, याद रख ले जितनी बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है ना, अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो इसका मतलब है, याद रख लीजिएगा कि बॉन्ड लेंथ और अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स का इनवर्स रिलेशनशिप है। इस बात को कैसे समझाता हूं, चले आपको ऐसे समझाता हूं। जब एटम का साइज बड़ा होगा ना, तो वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होंगे, न्यूक्लियस की उन पर अट्रैक्शन कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखें कि मेरी दोनों उंगलियां, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब जैसे जैसे ये दूर हो गए, यार छोड़ो सारी बातें, ऐसे समझो कि आपने किसी के साथ बॉन्ड बनाया और जब तक आप उसके करीब रहेंगे आप उस पर इन्फ्लुएंशियल रहेंगे, और जब आप डिस्टेंस अपार्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जितना करीब और जितना बार बार मिलने का मौका, उतना अट्रैक्शन का चांस ज़्यादा। सालों बाद मिलोगे तो बेटा क्या अट्रैक्शन होनी है? तो बात बड़ी सिंपल सी है, जितने एटम्स एक दूसरे के करीब होंगे उतने ही उनके न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ मौजूद होंगे। और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो साफ जाहिर है बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। तो बेटा एटॉमिक साइज का बॉन्ड लेंथ से डायरेक्ट और बॉन्ड एनर्जी से इनवर्स, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जब बढ़ती है तो अट्रैक्शन कम हो जाती है। अब आपको पता है जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। तो आओ जरा आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग देखिएगा कि अगर मैं आप लोगों से कहता हूं यार फ्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें, इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ यार क्लोरीन और क्लोरीन की बात करें, इस तरह मैं आपसे कहता हूँ यार ब्रोमीन और ब्रोमीन की बात करें, और मैं आयोडीन और आयोडीन की बात करता हूँ, तो असूल क्या कहता है? असूल ये कहता है कि जितना साइज बढ़ता चला जाएगा इनका, उतनी इनकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हैलोजेंस हो और वो एक्सेप्शन ना झाड़ें और वो रोला ना डालें और वो अनोखा बिहेवियर शो ना करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो बेटा अब आप लोगों को इन चारों के चारों फैक्टर्स को मैं थोड़ी सी डिटेल के साथ बताना चाहता हूं। यहां पे एक रिलेशनशिप आपको बता दूं, जितना बॉन्ड पोलर, आप इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं। जितना बॉन्ड पोलर ज्यादा होगा, याद रखिए पोलैरिटी बढ़ने पर अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अट्रैक्शन इसलिए बढ़ती है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जैसी अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। तो बॉन्ड की पोलैरिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है अट्रैक्शन और बॉन्ड एनर्जी के साथ। और जितनी मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, यानी कि सिंगल से डबल से ट्रिपल मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स को बॉन्ड ऑर्डर भी कहते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी और बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्ट रिलेशनशिप फिर से किसके साथ है? अट्रैक्शन के साथ। और आप में से बच्चा बच्चा, बूटा बूटा,
डाली डाली अब जान चुकी है कि जब अट्रैक्शन बढ़नी है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़नी है। इस तरह ऊपर एटॉमिक साइज में जब लेंथ बढ़ी थी तो अट्रैक्शन कम हो गई थी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर अट्रैक्शन कम तो बॉन्ड एनर्जी भी कम। नेचर ऑफ द ऑर्बिटल्स में आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे ओवरलैपिंग एरिया, तो ओवरलैपिंग एरिया के ऊपर डिपेंड करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और sp-d-f ऑर्बिटल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहां पर मैं अक्सर कहता होता हूं कि सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग एरिया देखने को मिलेगा वो p ऑर्बिटल्स का देखने को मिलेगा, क्योंकि d ऑर्बिटल्स तो और f ऑर्बिटल तो वैसे ही न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। तो याद रख लीजिएगा p ऑर्बिटल अपने लार्ज साइज की बुनियाद पर मोर ओवरलैपिंग एरिया की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाएगा। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि sp, sp2 और sp3 आप लोगों ने हाइब्रिड ऑर्बिटल जब पढ़े तो sp में आपको 50% p कैरेक्टर देखने को मिलता है, इसमें आपको 33% p कैरेक्टर देखने को मिलता है, और इसमें आपको 25% p कैरेक्टर देखने को मिलता है। ये तो मैंने यूं समझ ले एक पलक झपकते में आपके सामने सब कुछ रख दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल लाजमी बताऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम्पल्स के साथ इसको अंडरस्टैंड करें। अब एटॉमिक साइज में मैं हैलोजेंस की बात कर रहा था, तो ये जरा गौर से देख लीजिएगा कि मैं फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनाता हूँ, रिलेशनशिप आपको पता चल गया कि इसके बढ़ने से हमारे पास अट्रैक्शन ने कम हो जाना है, और जब अट्रैक्शन ने कम हो जाना है तो साफ जाहिर है बॉन्ड एनर्जी ने भी कम हो जाना है। फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन, और इसी तरह आयोडीन और आयोडीन मैं अगर आपके सामने रखूं तो बेटा अगर आप इनकी बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि साइज की बुनियाद पर ये इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनेगा। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ आयोडीन और आयोडीन बॉन्ड सबसे ज्यादा। अब आप लोग दिमाग में क्या लेकर के बैठे हो? आप ये लेकर के बैठे हो कि सर इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर फिर ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। अब मैं वैल्यूज देखता हूं, और वैल्यूज जब मैंने देखी इनको बॉन्ड के, इनके बॉन्ड को तोड़ने की, तो बेटा इन वैल्यूज की बेस पर अब आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं, चेक कर लीजिएगा एटॉमिक साइज बॉन्ड एनर्जी के साथ कैसे कोरिलेटेड है। ये मैंने आपको बात अब समझानी है और एक्सेप्शनल केस के मुताबिक समझानी है। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों को कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन वाली बात मैं बाद में बताता हूं, पहले जरा हैलोजेंस को देख लो कि अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड बना हुआ है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी चेक करो। अब आपको पता है एटम ऑफ हाइड्रोजन स्मॉल साइज का है, तो अपने स्मॉल साइज के होने की वजह से ये देखो 435 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है। फ्लोरीन की जब हम बात करते हैं तो हैलोजन सब में फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट लेंथ का होगा। लेकिन जरा चेक करें बॉन्ड एनर्जी को, ये वैल्यूज आप लोग टेक्स्ट बुक वाली वैल्यूज भी मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा, ये जरा चेक कीजिएगा। असूल क्या था? असूल ये था कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिस तरह हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज जो है ये इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ जो है ये इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप कहेंगे कि सर सिचुएशन तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये दरमियान में एक क्या लोचा फ्राई हो रहा है कि फ्लोरीन की बजाय के ज्यादा होने के, फॉर एग्जांपल ये 435 थी तो बेटे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमारे पास कोई 350 तो होती, उसके बाद फिर ये 250, फिर 200 और 150 की तरफ जाता काम। जी बिल्कुल, याद रख लीजिएगा, यहां पर मैं बच्चों से कहता होता हूं कि फ्लोरीन एक्सेप्शनली, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर मत भूलिएगा, एक्सेप्शनली लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शो करती है, और इसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह क्या, आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी वैल्यू पता कितनी लिखी हुई है? 155 किलो जॉल पर मोल, तो राउंड ऑफ करके लिखी हुई है। इसी तरह इसकी 243 लिखी हुई है, इसकी 193 लिखी हुई है। तो बेटा अब आप लोगों को वजह बताऊं कि फ्लोरीन क्यों एक्सेप्शनली लो बॉन्ड डिसोसिएशन शो करती है, तो आओ सुनो। फ्लोरीन का छोटे से साइज का मॉलिक्यूल होता है,
और इसमें लोन पेयर्स की बहुतात होती है और एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब करीब लोन पेयर्स होते हैं। तो चेक कीजिएगा जरा, फ्लोरीन मॉलिक्यूल के टोटल 3 और 3 6 लोन पेयर्स मैंने बनाए और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे के इतने करीब हैं तो जैसे ही मैं थोड़ी सी एनर्जी देता हूं बॉन्ड तोड़ने की तो इनकी आपस में इतनी जबरदस्त किस्म की रिपल्जन स्टार्ट होती है, इतनी जबरदस्त किस्म की रिपल्जन स्टार्ट होती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कम से कम 350 एनर्जी देकर ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये बॉन्ड तकरीबन 150 एनर्जी पर जाकर के ढेर हो गया, जो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से कम है। तो क्या वजह है? वजह आपको मैं बता चुका हूं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। तो कोई आपसे कहे कि वाई क्यों फ्लोरीन इज हैविंग एक्सेप्शनली लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द अदर हैलोजेंस, तो आप कहेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ड्यू टू स्मॉल साइज। आप कहेंगे सर क्लोरीन के अंदर भी तो इतने ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वहां पर रिपल्जन क्यों नहीं होती? क्योंकि क्लोरीन एटम का साइज बड़ा है, बड़े साइज होने की वजह से वो लोन पेयर एक दूसरे के इतने करीब नहीं होंगे जितने फ्लोरीन के केस में होंगे, तो वहां पर कोई रिपल्जन नहीं होनी। तो बेटा आप मुझे बताइएगा कि ये जो ऑर्डर बनेगा हैलोजेंस के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, तो मुझे इस ऑर्डर को जब करेक्ट करके बनाना है तो मुझे किस तरह से करेक्ट करना है मैं बनाने लगा हूं तुम लोगों के सामने। ये F2 मॉलिक्यूल है, ये उसके बाद Cl2 मॉलिक्यूल है, ये Br2 मॉलिक्यूल है और ये I2 मॉलिक्यूल है। तो ये जनाब इस वक्त करेक्ट ऑर्डर आपके सामने है। तो हैलोजेंस के अंदर क्लोरीन मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शो करती है रादर देन फ्लोरीन ड्यू टू इट्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नो जी, विदाउट वेस्टेज ऑफ द टाइम आगे बढ़े। बॉन्ड पोलैरिटी, जैसे कि मैंने आपसे बोला जितना बॉन्ड पोलर होता है उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होती है और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होती है उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो आओ जरा आपको मैं यहां पर एग्जांपल दे दूं। ये CF बॉन्ड पोलर, उससे कम पोलर CCl, उससे कम पोलर CBr, उससे कम पोलर I। तो एक तो यहां पर आप लोगों को बॉन्ड लेंथ का फैक्टर भी आता हुआ नजर आ रहा होगा। बेटा बॉन्ड लेंथ के साथ साथ यहां पर बॉन्ड की पोलैरिटी भी समझ लेना कि जो हमारे पास कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है ये मैक्सिमम बॉन्ड पोलैरिटी के साथ मौजूद होगा। अब आप लेंथ देखें, एक तो साइज ने आकर के लेंथ को कम कर दिया और दूसरा शॉर्ट मजीद जो चीज करेगी वो इनके पोल्स की आपस में अट्रैक्शन और ओवरलैपिंग एरिया। याद रख लें जितना बॉन्ड पोलर होता है उतना ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग एरिया बढ़ जाता है और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। तो ये हमारे पास CF, CCl, CBr और CI, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पोलैरिटी की बुनियाद पर आप लोगों को अरेंज करना पड़े इन बॉन्ड्स को तो आप साफ जाहिर है इनके अंदर एटम के साइज को भी जहन में रखना और पोलैरिटी को भी जहन में रख लेना कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर और फीचर था। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो फैक्टर है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर है, ये जैसे बढ़ेगा एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगी और अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। और इसी तरह ऑर्बिटल नेचर मैंने आपको बता दिया कि sp_df, इसी तरह sp, sp2, sp3 वाला सिनेरियो भी आप लोगों ने याद रख लेना है। आइए एक दो एग्जांपल्स बताकर बात को वाइंड अप करता हूं। तो बेटा ये जरा गौर कीजिएगा, आप लोगों के सामने इसको देख लें और इसके बाद मल्टीप्लिसिटी को भी देख लें एक दफा। ये देखें, ये मल्टीप्लिसिटी अब समझ आई कि सिंगल के बाद डबल और डबल के बाद ट्रिपल। जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। ओके, अब इसके बाद आप लोगों के सामने ये ढेर लगा हुआ है जनाब इस वक्त मुख्तलिफ बॉन्ड एनर्जीज का। अब आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि सर पेपर में सवाल आए तो हम उस सवाल से निपटेंगे कैसे। चलो आओ ठप्पा लगाता हूं। ठप्पा लगवाने के लिए तैयार हो? समझ जाना कि एटम्स के जो साइजेस हैं उनको भी जेन में रख लेना
उनकी पोलैरिटी को भी ज़हन में रख लेना है और मल्टीप्लिसिटी को भी ज़हन में रख लेना। ऑर्बिटल नेचर को बाद में डिस्कस कर देता हूं। अब एक बात दिमाग में बिठा ले, क्या 1 जमा 1 11 होते हैं, बस ये बात आपने नहीं भूलनी। 1 जमा 1 11 का क्या मतलब है कि अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि यार कार्बन और कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड का मुकाबला हो रहा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से, और इसी तरह यहां पर आप मुकाबला कर रहे हो फ्लोरीन और फ्लोरीन के सिंगल बॉन्ड से, तो 3 मिलकर 2 और 1 का अगर मुकाबला कर रहे होंगे तो बेटा जीत किसकी होगी? 3 की होगी। अब यहां पर आप ना साइज देखोगे ना कुछ और देखोगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं पोलर बॉन्ड ले आता हूं जी, HF ले आता हूं, लेकिन HF के अंदर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बेटा सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड बा मुकाबला डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब भी होगा तो मेरे बच्चे तय कर ले, जीतेगा ट्रिपल बॉन्ड। आपने नंबर ऑफ द बॉन्ड्स या मल्टीप्लिसिटी को प्रेफर करना है साइज और पोलैरिटी के ऊपर, याद रख लीजिएगा। अब देखो आप लोगों के सामने ये हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर वेरी है। अब देखो आप कहते हो सर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बा मुकाबला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड देखें तो वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। बेटा आप देखो ये भी सिंगल था, ये भी सिंगल। अब ऑक्सीजन का साइज छोटा है और ऊपर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और पोलैरिटी देखो तो वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की निस्बत ज्यादा है, इसलिए इसकी एनर्जी उसकी निस्बत ज्यादा होगी। है सारे सिंगल बॉन्ड। अब जैसे ही एक सिंगल का मुकाबला एक डबल से करोगे तो बेटा डबल जो है वो सिंगल को हरा देगा। तो ये देखो ये सिंगल और ये डबल। अब देखो ये C डबल बॉन्ड, C नॉन पोलर था, जरा गौर से देख लेना, नॉन पोलर था। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो पोलर था। अब एक पोलर बॉन्ड का मुकाबला नॉन पोलर बॉन्ड, आप कहेंगे जी पोलर स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं। पोलर जब डबल होगा, नॉन पोलर जब डबल है ना, डबल विल ऑलवेज डोमिनेट ओवर सिंगल, डबल विल ऑलवेज डोमिनेट ओवर सिंगल। तो अब ये चेक करो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर भी देखें ट्रिपल बॉन्ड विल लीड। अब चेक करो जरा यहां पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की वैल्यू देखो 418 और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की वैल्यू देखो 590। अब सर ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड बा मुकाबला डबल बॉन्ड। जब नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, मल्टीप्लिसिटी सेम हो, तो फिर आप आगे पोलैरिटी और साइज की तरफ देखोगे। पोलर वाले का ज्यादा, नॉन पोलर वाले का कम। बेटा और क्या बताऊं तुम लोगों को, अब इधर देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बा मुकाबला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पर बच्चे कंफ्यूजन है कि सर कार्बन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो उधर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू देखेगा। आप लोगों को वही बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं मेरे बच्चों, ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनके अंदर ये जो लोन पेयर्स पड़े होते हैं ना, ये एक दूसरे को रिपेल करके बॉन्ड एनर्जी को कम कर देते हैं। तो याद रख लीजिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बा मुकाबला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिलेटिवली ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शो करेंगे। अब आप लोग देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी एनर्जी इसलिए ज्यादा है कि यहां पर बॉन्ड एक एक्स्ट्रा आ गया एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। और ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से भी ज्यादा। तो तय किया कि मल्टीप्लिसिटी नंबर ऑफ द बॉन्ड्स डोमिनेट करेंगे, उसके बाद जा करके फिर आप लोगों ने साइज से या पोलैरिटी से हेल्प लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टेबल के अंदर मौजूद जो वैल्यूज हैं उनको रट्टा मारने की बजाय मेरे इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे, और इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी आसानी से आंसर तक पहुंचोगे। तो नाइट्रोजन फ्लोरीन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में अब देख ले कि साइज और पोलैरिटी की वजह से NF का बॉन्ड रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंसिडर किया जाएगा। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि S ऑर्बिटल जब आता है तो वो स्मॉलर साइज का होने की वजह से ज्यादा एस करेक्टर बढ़ेगा। जब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, तो ऑर्बिटल जो हाइब्रिड है उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, और लेंथ शॉर्ट होने की वजह से वो बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाएगी लेकिन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। आपको ये बात पता है यार कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप का एस ऑर्बिटल जो है
उसके आने पर साफ जाहिर है जब एस करेक्टर ने बढ़ना है, तो बेटा ये बात याद रख लीजिएगा कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जब बढ़ती है तो क्या होता है, बॉन्ड की लेंथ जो है ना वो शॉर्ट हो जाती है। तो एस करेक्टर का बॉन्ड लेंथ के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स। लेकिन ये एस करेक्टर अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि बढ़ाऊं, तो एस करेक्टर के बढ़ाने पर बॉन्ड एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। इस बात को आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। अब मैं बात किसी और वे में कर रहा हूं, बॉन्ड लेंथ के वाले से बात और है, बॉन्ड एनर्जी के वाले से बात और है। अब इसके मुकाबले में जब मैं पी ऑर्बिटल की बात करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों, पी ऑर्बिटल होता है डंबल शेप का, जिसमें दो वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होती हैं। अब इसमें आपको मैं एक क्लियर कट बात बता दूं, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें आपको 25% एस करेक्टर मिलेगा और 75% पी करेक्टर मिलेगा। तो देखें पी करेक्टर ज्यादा होने पर बॉन्ड की लेंथ आपको ज्यादा मिल रही है। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, याद रख लीजिएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। अगर प्रीवियस आप लोगों को मैं ले चलूं, जिस तरह मैंने यहां लिखा, यहां पर बेटा मैंने नेचर ऑफ द ऑर्बिटल में जो रिकॉर्डिंग करते हुए आपको बताया, तो याद रख ले वो मैं बॉन्ड लेंथ की बेस पर बात कर रहा था। अगर बोलते हुए माइट भी पॉसिबल बात प्लस माइनस हुई है तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूं कि परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर जब बढ़ता है तो लेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ जाती है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की जब लेंथ बढ़ जाएगी तो साफ जाहिर है उसके मुकाबले में बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ये तो बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की केस में था। लेकिन जब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप लोगों से अगर एक बात पूछी जाए कि एस और एस की ओवरलैप से एक बॉन्ड बन रहा है, पी और पी की ओवरलैप से एक बॉन्ड बन रहा है, और एक एस और पी की ओवरलैप से बॉन्ड बन रहा है, ये मैं अभी आपसे सवाल पूछूंगा भी। तो यहां पर बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज होना होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। ये कॉन्सेप्ट अपने साथ ठप ठपाठप ठप्पा लगा करके रख के बैठे हो तो याद रख लिएगा, परसेंटेज ऑफ पी ऑर्बिटल जब बढ़ता है तो लेंथ ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ जाती है। यही बात आपको यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 25% एस करेक्टर है, यहां पर आप लोगों के पास 33% एस करेक्टर है, 66% पी करेक्टर है, और यहां पे आप लोगों के पास 50% एस करेक्टर है और 50% ही पी करेक्टर है। तो जब ये सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं तो बेटा ये है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अब आप मुझे बताइएगा अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है तो फिर बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर बनेगा। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये बनेगा कि sp3 ओवरलैप से एक बॉन्ड बन रहा है, उसकी निस्बत एक sp2 की ओवरलैप और उसकी निस्बत एक sp और sp ओवरलैप से बनने वाला जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि उसके अंदर s करेक्टर रिलेटिवली ज्यादा है। तो अब ये देखिएगा कि s करेक्टर जब बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, और बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट होने पर बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। इसके मुकाबले में पी ऑर्बिटल की बात करिएगा तो बेटा एक बात याद रख ली, दूसरी इसके ऑपोजिट होगी। लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड की अगर लेंथ बढ़ेगी तो साफ जाहिर है बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो याद रख लीजिएगा ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के आपस में रिलेशनशिप है। कोई एक चीज याद रख ले, दूसरी उसके बिल्कुल ऑपोजिट ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब आप लोग मुझे बताएं कि एक कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तीन बने हुए आपकी आंखों के सामने मैं बनाता हूं। एक कार्बन कार्बन और ये हैं तीनों सिग्मा बॉन्ड, ये भी याद रख लीजिएगा। एक बना हुआ है sp3 वर्सेस sp3 ओवरलैप से, एक sp2 वर्सेस sp2 ओवरलैप से, और एक sp वर्सेस sp ओवरलैप से। अब आप लोग फैसला करेंगे कि इन तीनों में
हमारे पास लेंथ में सबसे ज्यादा कौन होगा, sp3, लेकिन स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा तगड़ा होगा sp और sp, क्योंकि इस ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, एटम्स एक दूसरे के करीब होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो इन तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड में से sp और sp स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा होगा। तो ये इस वक्त बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बुनियाद पर मैंने ऑर्डर बताया। अब आपको मैंने 4 फैक्टर्स बताए हैं। पेपर में सवाल 100% आना है, इसलिए मैंने इतनी डिटेल के साथ आपके साथ ये शेयर भी किया है। तो आओ जरा आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछे ताकि पता चले कि ये ऑर्बिटल की नेचर वाला चक्कर आपको समझ आया। यानी तो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट देन द रेस्ट। अब देखो, SS ओवरलैप, sp overlap, pp overlap, all have equal strength। अब आपको पता है कि अभी आप कह रहे थे कि सर आपने यहां पे हमें बताया कि परसेंटेज ऑफ p करैक्टर बढ़ रही है तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओगे तो साफ जाहिर है आप s और s की को टिक करोगे कि स्ट्रेंथ में इसलिए ज्यादा होगा कि अभी बताया कि परसेंटेज ऑफ एस ग्रेटर, बेटा ये इस वक्त हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। वो बात जो मैंने बताई थी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए बताई थी। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैप के हवाले से बात हो रही है। अब यहां पे आप लोग सुन लेना और गौर से सुन लेना कि इसमें आपका आंसर P और P की ओवरलैप होगा, और उसकी वजह मैंने आपको बता दिया कि P और P की ओवरलैप से जो बनने वाला सिग्मा बॉन्ड होगा वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा ड्यू टू ग्रेटर ओवरलैपिंग एरिया। उसके बाद फिर आएगा S और P की ओवरलैप से बनने वाला, और सबसे एंड पे S और S की ओवरलैप से बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ आनी है। ये बात एक निहायत इंपॉर्टेंट बात है। केमिस्ट्री हो और उसमें इस तरह की चक्करबाजी ना हो तो बेटे याद रख लीजिएगा, मजा ही नहीं आता। केमिस्ट्री की यही तो खास बात है, और अल्लाह ताला ने जब केमिस्ट्री भेजी तो साथ में केमिस्ट्री वाला भी भेजा भाई, समझाने के लिए केमिस्ट्री वाला। तो ये आप लोगों के सामने इस वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट के हवाले से बात आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ ग्रेटर बॉन्ड लेंथ। अब आप लोगों को बॉन्ड लेंथ ग्रेटर के हवाले से जब सवाल पूछा जाएगा, पीछे कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया, नहीं तो बेटा याद रख लीजिएगा, ग्रेटर बॉन्ड लेंथ में आप साफ जाहिर है किसको सिलेक्ट करोगे, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन और आयोडीन का साइज बड़ा है। तो बेटा यहां पर तो आंसर आयोडीन होगा बॉन्ड लेंथ के हवाले से। लेकिन यही सवाल अगर आ जाए ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी, तो बेटा मैं अभी आपको एक्सेप्शंस बता चुका था हैलोजेंस की, अब तो नहीं गलत करोगे आप। तो ये जरा चेक कीजिएगा, ये वो वैल्यूज हैं जो हमारी बुक टेक्स्ट बुक की वैल्यूज हैं। तो इसकी बेस पर आपको ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी के अंदर क्लोरीन और क्लोरीन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इस सिलेक्शन की वजह मैंने आपको बता दी है, जो आप अपने माइंड में रख ले और अच्छे तरीके से रख ले। ये आया बॉन्ड लेंथ की बुनियाद पर आंसर डेल्टा, और इसके बरक्स ये जो आंसर है ये बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पर है, और फ्लोरीन की एक्सेप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसा लगा तुम लोगों को मेरा ये लेक्चर? उम्मीद है कि सारे के सारे फैक्टर्स जो मैंने इन डिटेल आपके साथ डिस्कस किए वो आपको समझ आए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आए होंगे। वॉच कीजिएगा मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो कि डाइपोल मोमेंट के ऊपर है, और वंस अगेन मैं कहूंगा कि डाइपोल मोमेंट का सवाल भी 110% छोटी का पेपर में आएगा। वेस्पर से एक क्वेश्चन आना है और एक क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट से आना है या बॉन्ड एनर्जी से आना है, और इस यूनिट से मैं आपको बता दूं बाज़ दफा 3 MCQs भी आ जाते होते हैं। डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।